हाय स्टूडेंट, आज हम 12वीं फिजिक्स में पढ़ेंगे अध्याय 13 नाभिक। पिछले अध्याय 12 में हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था। ठीक है, उसमें क्या था, परमाणु के जो केंद्र में जहाँ पे संपूर्ण द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश केंद्रित रहता है, नाभिक रहता है। इस अध्याय में हम नाभिक की बारे में ही पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। नाभिक की संरचना के बारे में समझेंगे, उसकी साइज क्या है, नाभिक की जो बंधन ऊर्जा क्या होती है, उसमें कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, उसकी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इन सब के बारे में हम विस्तार पूर्वक इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस अध्याय को। पहला है नाभिक का संगठन। ठीक है, क्या है नाभिक का संगठन। नाभिक का संगठन मतलब नाभिक किन किन चीजों से मिलकर बना है, उसे हम बोलते हैं नाभिक का संगठन। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो परमाणु अपने रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है उसके अनुसार उन्होंने बताया था कि नाभिक क्या है, परमाणु का जो है मुख्य भाग है और संपूर्ण द्रव्यमान उसी में केंद्रित रहता है। इसके दो घटक हैं नाभिक के है, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, एक है प्रोटॉन जिसको P से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉन को हम N से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन की खोज सन 1919 में रदरफोर्ड के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, सन 1919 में जो है प्रोटॉन की खोज किया गया था और उन्होंने बताया कि प्रोटॉन क्या है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो है धनावेशित कण जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, प्रोटॉन कहे जाते हैं। और प्रोटॉन जो है नाभिक का सबसे मूल कण है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है काफी कम होता है, इसका द्रव्यमान जो होता है लगभग 6.6 गुणित 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ये प्रोटॉन, और प्रोटॉन जो क्या होता है धनावेशित होता है। ठीक है, ये मुख्य भाग होता है। प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक भी कहते हैं। किसी तत्व का अगर परमाणु क्रमांक की अगर बात करते हैं तो सीधा सीधा बताता है वो है प्रोटॉनों की संख्या को। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज जो है जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने सन 1932 में किया था और उन्होंने ये बताया था कि अल्फा कण प्रखंडन में जब अल्फा कण जब आपतित होती हैं तो 1932 में न्यूट्रॉन की खोज हुआ था। न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा भारी होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो है इसका द्रव्यमान जो होता है, न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा ज्यादा 1.69 गुणित 10⁻27 kg के बराबर होता है। ठीक है, इससे थोड़ा सा ज्यादा भारी रहता है। न्यूट्रॉन जो होते हैं उदासीन टाइप के होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, उनमें ना आवेश नहीं होता है, ना वो धनावेश होते हैं, नहीं ऋणावेश होते हैं। न्यूट्रॉन भी जो है एक परमाणु का मुख्य भाग होता है, यह मूल कण होते हैं नाभिक के लिए। इस पे आवेश 0 रहता है जबकि प्रोटॉन में आवेश धन आवेश रहता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब है न्यूक्लियन, अगला है इसके आगे इसका है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन किसे कहा जाता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का जो योग होता है उसे ही संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, न्यूक्लियन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद है परमाणु क्रमांक। अगला टॉपिक है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक क्या होता है, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को या फिर कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के मान को ही क्या कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहते हैं। और हमारे दैनिक जीवन में हम जितने भी तत्व जानते हैं उनको हम किसके नाम पे जानते हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पे जानते हैं कि इस तत्व का जो परमाणु क्रमांक कितना है, इस प्रकार से। ठीक है, परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे कि सोडियम की बात करते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11, अर्थात Z का मान 11 है, या फिर प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी है, 11 है। ठीक है, ये है परमाणु क्रमांक। अब है अगला है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करते हैं A से। द्रव्यमान संख्या का मान जो होता है नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग जो होता है उसे जो है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। अर्थात A का मान जो हो जाएगा वो जो है प्रोटॉन
प्लस न्यूट्रॉन, इनको हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान संख्या, या ए बराबर हम लिख सकते हैं। देखो प्रोटॉन को P से प्रदर्शित करते हैं, न्यूट्रॉन को N से, या फिर ए का मान जो होगा Z प्लस N, क्योंकि प्रोटॉनों को Z से भी प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि Z जो है P के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। आगे हम बात करते हैं योग्य द्रव्यमान संख्या। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी परमाणु का, अगर हमें परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या पता रहेगा तो न्यूट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। विशेष तौर पे अगर हम आवर्त सारणी में जाते हैं, प्रायोगिक पेपर में देखते हैं, तो परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या के बारे में दिया रहता है, न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में दिया रहता है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस जे, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या जो होगा द्रव्यमान संख्या माइनस में परमाणु संख्या को अगर हम माइनस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, हमारे पास यूरेनियम 92,238 दिया है। ठीक है, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक है 92 और उसका द्रव्यमान संख्या 238, तो न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालना है। ठीक है, n का मान निकालना है, तो यहाँ से फॉर्मूला हम रख लेंगे। n बराबर क्या हो जाता है, n का फॉर्मूला होता है a माइनस जेड। ठीक है, यहाँ पे हम बता देते हैं a का मान कितना है, यूरेनियम की बात करते हैं तो ये है 238 और परमाणु संख्या कितना है 92, तो इसको घटा देते हैं तो n बराबर हो जाएगा 238 माइनस 92 बराबर में कितना हो जाएगा 146। तो इस प्रकार से अगर हमें द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या दिया गया है तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक में न्यूट्रॉनों के गुण को समझ लेते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉनों के गुण तो न्यूट्रॉन के क्या क्या गुण होते हैं। पहली बात तो है कि न्यूट्रॉन क्या उदासीन प्रवृत्ति का होता है, वो अनावेशित रहता है, उसमें धनावेश या ऋणावेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक होता है। ठीक है, और ये हो गया। अगर न्यूट्रॉन पे और अन्य चीज की बात करते हैं तो ये क्या है, न्यूट्रॉन जो अनावेशित होने की वजह से जो है किसी विद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित नहीं होता, इसीलिए नाभिक विखंडन के लिए हम न्यूट्रॉनों की बमबारी कराते हैं, ताकि जो न्यूट्रॉन है बिना विक्षेपित हुए सीधे जाके नाभिक में जाके घुस जाता है और उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से नाभिक की न्यूट्रॉनों के गुण के बारे में बात करें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं नाभिक के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं नाभिक का आयतन क्या है। नाभिक का जो आयतन है वो जो है द्रव्यमान संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर किसी परमाणु का जो है द्रव्यमान संख्या बढ़ते जाएगा तो उसका नाभिक का जो आयतन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, अर्थात नाभिक का जो आकार भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, नाभिक का जो आकार होता है, नाभिक का आकार वो जो है 10⁻⁻15 मीटर के तुल्य होता है, जो नाभिक के परमाणु के आकार जो है, परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर से काफी कम होता है, अर्थात परमाणु के आकार का 1/10 गुणा होता है नाभिक का आकार। ठीक है, ये है, अर्थात परमाणु के आकार से नाभिक का आकार जो 1/10⁵ गुना जो होता है छोटा होता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नाभिक का घनत्व की बात करते हैं। तो नाभिक का जो घनत्व जो होता है वो सब जगह एक समान होता है। अगर किसी नाभिक की बात करते हैं तो उसका जो घनत्व जो है वो जो है पूरा बराबर रहता है। ठीक है, किसी नाभिक का जो घनत्व है पूर्ण रूप से बराबर रहता है। नाभिक का जो आवेश होता है, नाभिक का आवेश वो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या का जो है पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन की संख्या का z गुना होता है। ठीक है, ये है नाभिक का आवेश। तो आवेश जो होगा वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या के n गुणज के बराबर होगा। इसको हम लिख सकते हैं z × e आवेश के लिए। ठीक है, अगर हम नाभिक का
उसका द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान लगभग 99.9% जो है नाभिक पे ही केंद्रित रहता है। और नाभिक जो है, एक परमाणु के नाभिक की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे जो एक आकर्षण बल लगता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करके बांध के रखे हुए रहता है, इसे हम नाभिकीय बल बोलते हैं। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक की सतह को छोड़ के बाहर नहीं जाता, वो नाभिक के साथ कनेक्टेड रहता है, क्योंकि नाभिकीय जो बल रहता है वो प्रबल आकर्षण बल रहता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम आगे बात करते हैं नाभिकों का वर्गीकरण। ठीक है, तो नाभिकों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक है समस्थानिक, समभारिक और एक समन्यूट्रॉनिक, है ना। तो समस्थानिक नाम से स्पष्ट है क्या चीज को बोल रहे हैं। इसको अगर हम अलग अलग करते हैं तो सम स्थान, स्थान को हम परमाणु संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, ये मतलब क्या रहेगा, सम स्थान अर्थात परमाणु क्रमांक समान होंगे। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान होंगे उनके परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो सकते हैं, क्या कहलाएंगे, समस्थानिक कहलाएंगे। ठीक है, जो एक दूसरे के समस्थानिक रहेंगे अर्थात उन्हें और स्थान में एक ही स्थान दिया रहेगा। जैसे कि हम बात करते हैं हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं। इसकी अगर हम उदाहरण की बात करते हैं तो पहला है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला है हाइड्रोजन जिसे प्रोटियम भी बोलते हैं, प्रोटियम। ठीक है, उसके बाद दूसरा है दूसरा नंबर का है ड्यूट्रियम और तीसरा नंबर है ट्राइटियम। ठीक है, इस प्रकार के हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ठीक है, इनकी विशेषताएं क्या है भाई, इनके जो है परमाणु क्रमांक सेम है। कौन कौन, जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोटॉनों की संख्या या जेड, ये जो है 1 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो 0 है। अगर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या 1 है और न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है। ठीक है, अगर इसकी बात करते हैं तो प्रोटॉनों की संख्या 1 है और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 है। तो 2 और 1 3 ये हो गया। तो इस प्रकार से क्या है, इनके परमाणु क्रमांक समान है, ये जो है समान है ये वाला। लेकिन इनका जो द्रव्यमान संख्या के लिए क्या है, द्रव्यमान में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या है, A+N है, जो न्यूट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करता है। इसका मान बढ़ते जा रहा है, इसलिए जो है इनको हम क्या बोलेंगे, समस्थानिक कहेंगे। इसी प्रकार हाइड्रोजन के अलावा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनके भी समस्थानिक है, क्लोरीन के भी है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं समभारिक। समभारिक से देखिए क्या है भाई, समभारिक में सम धन भार अर्थात द्रव्यमान संख्या। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं अगर जिसका द्रव्यमान संख्या बराबर होंगे लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे या परमाणु संख्या अलग अलग होंगे, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे तत्व हैं जो एक दूसरे के समभारिक है। जैसे कि हम ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं ना, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करते हैं, इसको ले लेते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8। ठीक है, और फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। फ्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है 17 और ऑक्सीजन का भी परमाणु द्रव्यमान है 17। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है, तो इनकी संख्या 8 है और यहाँ पे इसकी संख्या कितना है, 9 है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या की अगर बात करते हैं 9 और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या की बात करते हैं तो वो है कितना, न्यूट्रॉनों की संख्या है 8। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको देख लेते हैं परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, P+N। तो P का मान कितना है यहाँ पे 8 और N का मान है 9, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 17। इसकी अगर हम बात करते हैं A के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे P_N, तो ये हो जाएगा P का मान 9 और 8 बराबर में 17। तो देखिए A का मान क्या हो रहा है, इसमें बराबर हो रहा है, इसके लिए ऑक्सीजन और क्लोरीन के लिए। इस प्रकार इसको हम बोलेंगे समभारिक, है ना, जिनके भार एक समान होते। इसी प्रकार कैल्शियम है, आर्गन, कोबाल्ट और निकिल, ये भी क्या है, एक दूसरे के समभारिक है। ठीक है, आए समझ में। अब आगे बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक में क्या है भाई, सम न्यूट्रॉनिक मतलब सम प्लस न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन की जो संख्या जो है
न्यूट्रॉन की संख्या क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, उन्हें क्या बोलेंगे, सब न्यूट्रॉनिक। तो सब न्यूट्रॉनिक को मैं यहाँ पे बताया। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं पोटेशियम और कैल्शियम है। कैल्शियम की परमाणु क्रमांक है 19 और पोटेशियम की परमाणु क्रमांक है 19 और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक है 20। इसका परमाणु क्रमांक 40 है और इसका है 39। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए यहाँ पे P का मान कितना होगा या Z का मान कितना है, इसका 19 है। अगर यहाँ पे बात करते हैं इसका मान कितना है, 20 है। ठीक है, अगर द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं तो इसका है 39 और इसकी द्रव्यमान संख्या की बात करते हैं इसका है 40। तो क्या रहेगा, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान ये क्या होंगे, अलग अलग होंगे सब न्यूट्रॉनिक में। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या का फार्मूला क्या हो जाएगा, A माइनस Z। तो क्या हो जाएगा, A का मान कितने 39 माइनस 19 बराबर में कितना मिल गया, 20। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो n बराबर क्या हो जाएगा, A माइनस Z। तो ये हो जाएगा 40 माइनस 20 बराबर कितना हो गया, 20। तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉनों की संख्या, किसका न्यूट्रॉनों की संख्या, पोटेशियम और कैल्शियम के न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर है, अतः हम बोलेंगे ये क्या होंगे, एक दूसरे के सब न्यूट्रॉनिक होंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं परमाणु द्रव्यमान का मात्रक। देखिए परमाणु का जो द्रव्यमान बहुत कम होता है, बहुत छोटा भी, साइज तो बहुत छोटा होता है, 10 की घात कितना रहता है, -10 मीटर के बराबर होता है, जो काफ़ी कम है। तो इसका जो द्रव्यमान तो हम किलोग्राम में नहीं माप सकते, इसलिए इसकी एक छोटी सी इकाई है जिसे हम बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान का मात्रक। तो इसका परिभाषा ये है कि कार्बन परमाणु के द्रव्यमान का 1/12वें भाग को हम परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं और इसको U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं। जो कार्बन परमाणु के कार्बन 12 परमाणु का क्या रहेगा, 1/12वें भाग के बराबर होगा। ठीक है, इसे U से प्रदर्शित करते हैं जो परमाणु भाग बताता है। अर्थात अगर हम पूछें तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, मतलब परमाणु द्रव्यमान का जो मान होगा 1/12 गुणित 12वें कार्बन का क्या है, परमाणु का द्रव्यमान के बराबर होगा। ठीक है, ये हो गया। इसके लिए अब जो है 1/12 कार्बन परमाणु का जो है द्रव्यमान जो होता है वो है 1.99 गुणित 10 की घात 26 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो जब इसको आप हल करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.66 गुणित 10 की घात 27 किलोग्राम। मतलब एक परमाणु द्रव्यमान का मान होता है 1.66 गुणित 10 की घात 26 किलोग्राम के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे बात करते हैं आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का संबंध। ठीक है, आइंस्टाइन का जो है का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध। ठीक है, तो ये जो आइंस्टाइन का जो ऊर्जा द्रव्यमान तुल्यता संबंध जो है हमारे दैनिक जीवन से बहुत ही जुड़ा हुआ है। आइंस्टाइन ने क्या किया था, अपने अपेक्षितता के सिद्धांत के आधार पे पदार्थ की ऊर्जा, किसी भी पदार्थ की ऊर्जा या उसके द्रव्यमान के मध्य एक संबंध स्थापित किया था जिसे आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता संबंध कहते हैं। अर्थात हम किसी कण को या पिंड को या द्रव्यमान को किस में बदल सकते हैं, ऊर्जा में बदल सकते हैं, या किसी ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। इसके लिए क्या है, किसी कण का अगर द्रव्यमान जो है m व प्रकाश की चाल जो है c है, तो कण की ऊर्जा जो होगा E बराबर हो जाएगा mc के स्क्वायर के बराबर होगा। कहने के मतलब ये है कि अगर हम किसी 1 किलोग्राम के द्रव्यमान का कोई वस्तु है ना, अगर उसको एनर्जी में परिवर्तन करना चाहें तो बहुत सारा एनर्जी प्राप्त हो सकता है, या फिर किसी ऊर्जा को हम द्रव्यमान में बदल सकते हैं। इसको अगर मैं दैनिक जीवन से जोड़ना चाहूँ तो, क्योंकि मैं हमेशा अपने फिजिक्स को दैनिक जीवन से जोड़ना ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है, तो इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हमारे वर्तमान के लिए और भविष्य के लिए, हमारे फिजिक्स के लिए विशेष तौर पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर जैसे कि हम दैनिक हमारे अध्यात्म में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं कि
कोई जो है जो भगवान है या फिर जो हमारे इष्ट देव वो क्या करते हैं, या फिर हम देखते हैं कि कोई ऋषि मुनि जो है वो जो अपने हाथ को ऐसे करता है और मतलब आशीर्वाद के रूप में करता है, वहाँ से जो किरणें निकलने लगती है ना, जब वो किरणें निकलती है और कोई एक वस्तु बन जाता है, जैसे कि आपको कोई इच्छित वस्तु चाहिए, वो इच्छित वस्तु बन जाता है, किसी के लिए कोई हार बन जाएगा या फिर खाने का ढेर बन जाएगा, क्योंकि अगर कोई भूखा व्यक्ति है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एनर्जी को निकाला और किसमें परिवर्तित हो गया, पिंड में, कण में परिवर्तित हो गया, भोजन में परिवर्तित हो गया, या जो भी आवश्यक वस्तु, जैसे कि आपको क्या चाहिए, एक मोटरसाइकिल चाहिए, बाइक चाहिए, तो बाइक में परिवर्तित हो गया, है ना। या फिर जैसे कि अब क्या है, हमें एनर्जी में परिवर्तन करने, किसी द्रव्यमान को एनर्जी में परिवर्तन करने के लिए क्या करेंगे, जब उस वस्तु को जो एनर्जी में परिवर्तन करेंगे तो जैसे कि एनर्जी है ना, तो उसको वस्तु को हमें एनर्जी में परिवर्तन करना है, तो वस्तु क्या हो जाएगा, एक वस्तु पे हम दृश्य डालेंगे, विकिरणें डालेंगे और वस्तु जो है उड़ के जो है या डिस्ट्रॉय होके पानी में बदल जाएगा, पानी को तो तरंगों में बदल जाएगा, आग उत्पन्न करने लगेगा, विकिरण उत्पन्न करने लगेगा। इस टाइप से ये प्रक्रिया होता है। ये जो है ऊर्जा को हम द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं m का मान क्या रहेगा, 1 kg है। ठीक है, m का मान 1 kg है और c का मान जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो e का मान कितना हो जाएगा, e का मान हो जाएगा 1 × 8 का वर्ग। तो e का मान क्या मिलेगा, e का जो मान होगा वो हमें प्राप्त होगा 9 × 10⁻16 जूल। ठीक है, ऊर्जा का मात्रा क्या है, जूल है। तो इस प्रकार से जब 1 किलोग्राम वस्तु को जब हम ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं तो हमें कितना एनर्जी मिलता है, 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी मिलता है, जो क्या होता है, एक किसी विद्युत घर में प्राप्त की गई ऊर्जा के 1 साल में, है ना, एक साल में प्राप्त की गई ऊर्जा से भी अधिक है। अर्थात जब हम 1 किलो वस्तु को अगर ऊर्जा में परिवर्तन करना चाहे तो 9 × 10⁻16 जूल एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अभी हमारे साइंस या फिजिक्स ने इतना तरक्की नहीं किया है कि हम द्रव्यमान को किस में बदल सके, ऊर्जा में परिवर्तित कर सके। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति क्या है, जब नाभिक को तौला गया, ठीक है, अलग से, और प्रोटॉनों को तौला गया और न्यूट्रॉनों को तौला गया और उनका जब योग किया गया तो नाभिक का जो द्रव्यमान था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कम था। इस प्रकार के द्रव्यमान जो द्रव्यमान में कमी है उसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसको टेलर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसमें क्या था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान जो था वो न्यूक्लियन, ठीक है, न्यूक्लियन के जो द्रव्यमान से अधिक था या ये कम था, यही जो द्रव्यमान क्षति जो है डेल एम से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कि किसी नाभिक का जो द्रव्यमान m है, परमाणु संख्या z, परमाणु द्रव्यमान संख्या a है, तथा प्रोटॉनों का द्रव्यमान को मैं मान लेता हूँ mp, मास ऑफ प्रोटॉन, और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान को mn, मास ऑफ न्यूट्रॉन है। तो कुल प्रोटॉनों का द्रव्यमान क्या होगा, zmp, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या z है, और न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान क्या होगा, a - z mn होगा। ठीक है, तब जो द्रव्यमान क्षति होगा वो किसके बराबर होगा, तो द्रव्यमान क्षति के लिए क्या करेंगे, यहाँ से ZMP प्लस में A - Z MN ये हो गया प्लस, और माइनस किसको करेंगे, नाभिक के द्रव्यमान M को, ये किसके बराबर होगा, ये होगा सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा अलग होगा, A - Z MN माइनस में M, ये हो जाएगा द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला। ठीक है, तो इस प्रकार से हम द्रव्यमान क्षति का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। अब है नाभिक, अगला है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। हमारा अगला टॉपिक है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा क्या है, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है मिलकर जब न्यूक्लियस बनाते हैं, नाभिक का निर्माण करते हैं, तो द्रव्यमान की क्षति के संगत, जो द्रव्यमान में जो कमी के संगत एक ऊर्जा निकलता है, एक विकिरण निकलता है, जिसे नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे EB से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, EB से प्रदर्शित कर देते हैं। यदि द्रव्यमान क्षति डेल M तथा प्रकाश का वेग c है, तो यदि द्रव्यमान क्षति जो है डेल M और प्रकाश का वेग c है, तो
नाभिकीय बंधन ऊर्जा एनर्जी ऑफ बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा डेल एम इंटू सी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। ठीक है, अगला है प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से हम क्या समझते हैं, जब किसी नाभिक से उसके न्यूक्लियन को अलग करने के लिए जो बाहरी रूप से सोर्स से हम जो ऊर्जा देंगे, औसत ऊर्जा या आवश्यक ऊर्जा रहेगा, उसे हम प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कहेंगे, क्योंकि उसके न्यूक्लियन को बाहर करना है, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को बाहर करना है। इसे जो है हम EBN से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये जो होगा NT जो होगा EBN प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा होगा, जिसका मान जो होगा EB अपॉन में A के बराबर होगा। ठीक है, मतलब प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होगा नाभिकीय बंधन ऊर्जा और परमाणु द्रव्यमान को भाग देंगे तो प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा हमें प्राप्त होगा। प्रतिन्यूक्लियन जो बंधन ऊर्जा का मान किसी नाभिक के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर जिसकी परमाणु या तत्व के लिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान ज्यादा रहेगा, वो परमाणु अधिक स्थायी होगा या फिर ज्यादा मजबूत होगा, और जिनके लिए प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का मान कम रहेगा वो जो होगा कम स्थायी होगा। आसानी के साथ उसके वैतम कक्ष से जो नाभिक या न्यूक्लियन को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, और जिनके लिए ज्यादा होगा उसको हम आसानी से नहीं निकाल सकते। ठीक है, इसको समझ लो भाई एक बार अच्छे से।